लैंड रेवेन्यू एक्ट जी आज हम शुरू करेंगे, जो कि इंट्रोड्यूस हुआ 7 दिसंबर 1967 को, 7 दिसंबर 1967 को। प्रियम्बल से आगाज करते हैं। प्रियम्बल का मतलब होता है जी तमहीद, इंट्रोडक्शन। अब जनरली प्रियम्बल का ये मतलब है, लेकिन यहाँ जो लॉ प्रियम्बल दे रहा होता है तो इसका ये मतलब होता है कि कानून साजी क्यों की जा रही है, इसके मकसद क्या हैं, ये क्या क्या कौन से एरियाज को डील करेगी, और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है किसी सेक्शन का जो कि विजिबल नहीं है, सेक्शन इबहाम है, क्लैरिटी नहीं है, तो फिर प्रियम्बल देखा जाएगा। या कहीं कोई ऐसी क्लियर प्रोविजन अगर मौजूद नहीं है तो फिर भी वो ऑब्जेक्ट देखा जाएगा, मकसद देखा जाएगा कि उसका प्रियम्बल क्या कह रहा है। और अगर प्रोविजन सेक्शन क्लियर है, अवेलेबल है, तो फिर प्रियम्बल में जाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह अगर किसी सेक्शन या अगर किसी वर्ड का मीनिंग्स क्लियर नहीं है तो फिर भी या तो उसकी डेफिनेशन में मीनिंग्स में जाएंगे, और जो वो लॉ वो एक्ट उसे डिफाइन कर रहा है उसके मुताबिक ही उसे डील किया जाएगा। प्रियम्बल के आगे जो इंट्रो का इसका सेक्शन 1 इसको इंट्रोड्यूस कराता है, और उसमें हम आगे देखेंगे कि ये एक्ट में कुछ डिफरेंट चीजें हैं जो आम एक्ट में नहीं है। वैसे तो हर एक्ट जो है वो अपने मुताबिक डील करता है, और हर एक्ट का अपना अपना एक तरीकाकार होता है कि वेदर उसकी कमेंसिंग डेट क्या है, वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, और उसके क्या किस डेट से फैक्ट्स हैं, अगर रेट्रोस्पेक्टिव हैं किस एरिया तक हैं, किस एरिया तक नहीं हैं, और प्रोस्पेक्टिव हैं या नहीं हैं, या जब वो नोटिफाइड होता है कोई भी एक्ट या नोटिफिकेशन जब ऑफिशियली गजट होता है तो तब से उसकी डेट ऑफ कमेंसमेंट शुरू होती है। यहां हम कमेंसमेंट का वर्ड की बात करेंगे तो ये भी बताएगा कि कमेंसमेंट का मीनिंग क्या है, जर्नल मीनिंग क्या है, लीगल मीनिंग क्या है, देन उस एक्ट या स्टैचू में उसका मीनिंग कमेंसमेंट का क्या है। तो इसी तरह ये सारी चीजें जो है इंटरलिंक्ड हैं। आपने अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टैचू करना है, ऑल दो के इंटरप्रिटेशन अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टैचू बेयर एक्ट्स जो है उसमें जनरल क्लॉज एक्ट को भी लिया जाता है कि उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है, लेकिन एज ए टोटो उस एक्ट को अगर पढ़ेंगे, उस लॉ को पढ़ेंगे, उस रूल को पढ़ेंगे, उस ऑर्डर या ऑर्डिनेंस को पढ़ेंगे, रेगुलेशन को पढ़ेंगे, तो उसका मतलब क्लियर होगा। वो कहता है प्रियम्बल में वेयर इट इज एक्सपीडियंट टू कंसोलिडेट, पहली बात करता है कि ये अहम है, मुनासिब है, जरूरी है कि किस लिए कंसोलिडेट करना, इकट्ठा करना, एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द मेकिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, और लॉ को क्या उसमें तरमीम करना, किसके बारे में, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को मेंटेन करने के लिए, अपडेट करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए, उसे सेव रखने के लिए, और ये रिकॉर्ड ऑफ राइट, पीरियडिक का रिकॉर्ड, मिसले हकीयत, ये सारा ही उसमें आएगा। दी असेसमेंट अगेन कि किसी एरिया में असेसमेंट से तयन करना, मुतयन करना, अंदाजा लगाना, तो यहां रेवेन्यू की असेसमेंट की बात करता है कि किस चंक ऑफ लैंड से कितना रेवेन्यू लेना है, किस पोर्शन ऑफ लैंड से कितना लेना है, और लैंड की दर्जाबंदी के हिसाब से उसका रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट होना है। एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, देन अगेन का असेसमेंट होगी, उसके बाद प्रोसेस ऑफ कलेक्शन कैसे होगा, दैट्स आल्सो डील विद एक्ट, और इसकी प्रोविजन और रूल भी हैं इसके। देन अपॉइंटमेंट एंड फंक्शन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स, हाँ जी, हाउ टू अपॉइंट द रेवेन्यू ऑफिसर्स, उसकी हायरार्की क्या है, उसकी डोमेन क्या है, और उसके अख्तियारात क्या है, वो क्या कर सकता है। देन आगे चल के हम देखते हैं कनेक्टेड विद द लैंड रेवेन्यू एंड अदर मैटर्स, और बाकी तमाम मामला जो कि लैंड से रिलेटेड हैं, लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन इन द प्रोविंस ऑफ पंजाब और इंसिडेंटल देयर टू, इंसिडेंटल जैली, सब्सिक्वेंटली, नतीजातन, जो उसके बाद में कहीं नतीजातन आ रहे हैं, देयर टू, उसके बाद कहीं इंप्लीमेंटेशन लॉ को करते हुए,
उसके में आ रहे हैं। तो हमने कहा जी प्रियम्बल डील किसको, इसका मकसद क्या होता है, और अगर कॉन्फ्लिक्ट हो किसी सेक्शन में, या अगर एम्बिग्विटी हो, बहाम हो, तो फिर प्रियम्बल जो है उसको देखा जाता है कि ये कानून साजी का मकसद क्या था। चलते हैं जी, बड़ा डिफरेंट इसका इंट्रो है जो कि एक सेक्शन 1 सब सेक्शन 3 कराएगा, बल्कि इसमें कमेंसमेंट डेट भी बताएगा, और वो भी थोड़ी सी आम लॉ से, एक्ट से, नोटिफिकेशन से, रूल से डिफरेंट है। अब वो कहता है शार्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। वो कहते हैं जी इसका टाइटल क्या है, शार्ट टाइटल मीन इसका नाम क्या है, किस अनुमान से इसको बुलाया जाएगा, ठीक, आगे चल के इसकी डिटेल बताता है। अगले कहता है शार्ट टाइटल, यहां देखिएगा एक शार्ट टाइटल के बाद उसने कामा डाल दिया, मतलब एक आइटम को अलग कर दिया। और मैं आपको इस एक्ट या किसी भी एक्ट, बेर एक्ट को इस तरह लेके चलूंगा कि आपको पंक्चुएशन, सिनोनिम, एंटोनिम, बिकॉज के आपने कन्वेंशनल तरीके से रटा नहीं लगाना और ना ही लगाया जाता है। बहुत सी चीजें हैं जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग में होनी चाहिए और जो कि आपने अंडरस्टैंड करनी है, तो इसलिए इट इज नॉट पॉसिबल कि आप उनको क्रैमिंग करें, रट्टा लगाएं, बल्कि साथ साथ अगर जहां वो यूज आ रहा है उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो उसके मुतजानस लफ्ज, उससे मिलता जुलता लफ्ज, कंट्राडिक्टरी लफ्ज, उसका मीनिंग, या हम आवाज वर्ड जो है वो भी आप देखेंगे, यहां ही हम वो करवाते चलेंगे। अच्छा जी, शार्ट टाइटल के बाद वो कामा डालता है, मीन एक आइटम को दूसरी आइटम से अलग करते हुए कामा इस्तेमाल होता है, 1 2 4 5 कामा, जब लास्ट में आता है फिर एंड का इस्तेमाल होता है। अगर एंड भी करी जाएगा दैट इज नॉट रॉन्ग। अगर एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, ये कहां तक इसकी वुसत है, ठीक है जी, ये वुसत मीन यहां एक्सटेंट से मुराद वो बात करेगा कि क्या ये पंजाब के किसी खास एरिया में है, या ये पूरे पाकिस्तान में है, या ये कैपिटल में है, या ये कंटोनमेंट में है, या ये विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन होल ऑफ पाकिस्तान है। तो ये होता है एक्सटेंट। अच्छा, एक्सटेंट के बाद भी वो कामा दे सकता था, चूंकि आखिरी आइटम खत्म हो गया, उसके बाद एंड का इस्तेमाल किया, जो कि इंग्लिश वर्ड के एक सीक्वल के मुताबिक आ रहा है। और कहते हैं एंड कमेंसमेंट। अच्छा, कमेंसमेंट का मतलब आमतौर पर होता है आगाज, किसी का शुरू होना, इब्तिदा होना, बिगनिंग। इसके सिनोनिम आप पाएंगे, लिख लें सर, आगाज, कमेंसमेंट, और इसका आएगा जी बिगनिंग, स्टार्ट, इंसेप्शन, वेरी इंसेप्शन ये वर्ड भी, और लॉन्च, आउटसेट, सेट आउट, ये सेट आउट फ्रेजल वर्ब में भी ये सारे कमेंसमेंट के मीनिंग है। लेकिन लीगली इसे कमेंसमेंट ही आपने यहां लिखना है लॉ टर्म में। और अगेन कमेंसमेंट का कॉमनली हम हर स्टैच्यू बेयर एक्ट आमतौर पर दे रहा होता है, यहां वो कमेंसमेंट को डिफाइन भी करेगा। आगे वो कहता है जी टू, इसका कहता है, अच्छा कमेंसमेंट के बाद कहता है दिस एक्ट में बी कॉल्ड द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। अब उसका नाम दे दिया उसने, क्या कर दिया, एक नाम दे दिया। अब जब भी इसे कोई नाम लेगा, लिखेगा, रेफर करेगा, बोलेगा, तो इसका क्या करेगा, क्या कहेगा जी, मे बी कॉल द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। आगे वो कहता है इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ द प्रोविंस ऑफ पंजाब एक्सेप्ट। अब वो क्या कहता है, पहले उसने बात की कि इसकी वुसत कितनी है, एक्सटेंट, एप्लीकेबिलिटी, कहां तक ये एप्लीकेबल है, तो यहां कह रहा है कि ये पूरे पंजाब में है, स्वाय ट्राइबल एरिया के, एक्सेप्ट द ट्राइबल एरियाज। अच्छा, बहुत डिस्टिंक्शन और नुमाया मुख्तलिफ जो चीज यहां बयान करता है किसी और एक्ट में आमतौर पर नहीं करता। जितने भी एक्ट आएंगे हम शुरू से ही उनको बताएंगे, लेकिन किसी और एक्ट में वो ऐसा डिफाइन नहीं करता। अगर कोई एम्बिग्विटी आ रही हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। अच्छा जी, इंटरप्रिटेशन के लिए जैसे कि मैंने कहा कि ये आमतौर पर इसका तमहीद को देखा जाता है, सेक्शन को देखा जाता है,
अगर वो आपस में कॉन्सोनेंट्स हैं तो दैट्स ए गुड, नहीं है तो फिर जनरल क्लॉज एक्ट को देखा जाता है, हाउ टू इंटरप्रेट द स्टैचू, और फिर उसके बाद किसी डिक्शनरी के वर्ड्स को और मीनिंग को, और ये सारी चीजें देखी जाती हैं। फिर यूजेज और कस्टम्स को भी मद्देनजर रखते हुए किसी एक्ट की जो है यहाँ एम्बिग्विटी हो तो उसकी इंटरप्रिटेशन की जाती है। अच्छा जी, आगे इसका सेक्शन 2 की तरफ हम आएंगे, जो कि कहता है पावर टू एक्सेप्ट एनी एरिया फ्रॉम प्रोविजंस ऑफ द अनसूटेड देयर टू। अच्छा जी, ये देखना है, वो कहता है कि क्या है, सॉरी इसमें मेरा ख्याल है आई थिंक क्लास 3 में, क्लास 3 जो है इसको फिर हम दोबारा चलते हैं 1 की 3। इट और एनी स्पेसिफाइड प्रोविजन देयरऑफ शैल कम इनटू ऑपरेशन इन सच एरिया। अब कहता है कि कब आएगी, कोई टाइम नहीं दे रहा, एरिया कौन सा होगा नहीं बताएगा, और एरियाज यानी कि कितना एरिया है, पंजाब का है, कोई किसी एक शहर का है, किसी कंटोनमेंट का है, एंड ऑन सच डेट, डेट भी नहीं बता रहा, ये डेट कौन करेगा, ये अख्तियार दे रहा है, ये ला ही इख्तियार दे रहा है, वो डेट्स या एक से ज्यादा भी डेट्स हो सकती हैं, एज गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट इन दिस बिहाफ। तो ये गवर्नमेंट थ्रू नोटिफाई या नोटिफिकेशन, इसीलिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के नोटिफिकेशन आते रहते हैं मुख्तलिफ एरियाज को, कभी कुछ डिक्लेयर करते हैं, कुछ डिक्लेयर करते हैं, ठीक है सर, और वो कभी एग्जेम्प्ट करते हैं किसी असेसमेंट एरिया के, इस एरिया में नहीं लेना, सपोज के कोई फ्लड आता है या किसी एरिया को स्पेसिफाई करना है, तो ये इसमें एक जो मखसूस बात की गई है जो कि हट के किसी आम एक्ट में, प्रीएम्बल में या उसके इंट्रो में नहीं कही गई, तो इसमें है। इसका मतलब ये है कि जब लॉ, कानून, एक्ट, रूल्स बनता है तो उसमें ये सारी चीजें इंसर्ट कर दी जाती हैं, डाल दी जाती हैं, किसने कब चलना है, कहाँ चलना है, अगर इसने अमेंड होना है तो कौन इसे अमेंड करेगा, गवर्नमेंट, कौन गवर्नमेंट करेगी, तो ये सारा कुछ इसने डाल दिया। इसलिए ये आम किसी भी एक्ट और रूल में आपको रेयर मिलेगा। आगे जी सेक्शन 2 इसका कहता है पावर टू एक्सेप्ट एनी एरिया फ्रॉम प्रोविजंस ऑफ अनसूटेड देयर टू। अब सर एक्सेप्ट का देखिएगा, ये दो लफ्ज को बहुत ही आम कॉमनली यूज, एक्सेप्ट, 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 ए से जो होता है ACCEPT, एक्सेप्ट, इसका मतलब आम तौर पर कबूल करना, ठीक है जी, ही एक्सेप्ट माई एप्लीकेशन। अच्छा, दूसरी बात ये कि ई से होता है, ये भी यूज होता है एक्सेप्ट, एग्जेम्प्ट करना, किसी को एक्सक्लूड कर देना, ओमिट कर देना, छोड़ देना, निकाल देना। मजीद बराम ही है स्वाए अलावा अजीम, ऑल वर प्रेजेंट एक्सेप्ट सो एंड सो, ठीक, तो ये फिर ई से एक्सेप्ट, नॉट एक्सेप्ट। अब ये देखिएगा, यहां मैं वही बात कर रहा हूं कि एक्सेप्ट को यहां आपने इसकी अमल दरामद देखा, यूज देखा, और इसके साथ ही एक कॉमन वर्ड, क्यों मैं ये कह रहा हूं कि ये भी इवन के ASJ के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के एग्जाम में, सेशन जज के एग्जाम में भी आपको ये लफ्ज का, दोनों का डिफरेंस पूछ सकता है और पूछ रहा होता है। तो ये वो बजाय इसके कि आप एक अलग से एक बुकलेट लें और उसको क्रैमिंग करनी शुरू कर दें, जो कि बहुत मुश्किल है, या उसके साथ मीनिंग बिल्कुल अवेलेबल है, आपको आज गैजेट में अवेलेबल है, ये इशू नहीं है, लेकिन अगर आप बेर एक्ट के साथ इसको देखेंगे, इट इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू अंडरस्टैंड द बेर एक्ट वेल। एनी एरिया फ्रॉम द प्रोविंस ऑफ अनसूटेड देयर टू। अब सूबे का कोई एरिया वो कहता है कि जो अनसूटेड है, मुनासिब नहीं है किसी भी वजह से, उसको क्या करेगा, एक्सक्लूड कर देगा, निकाल देगा, उस पे इस लॉ का, इसके रूल्स का, लैंड रेवेन्यू एक्ट का अमल दरामद नहीं होगा। कौन करेगा, ये गवर्नमेंट करेगी, शुरू में ही उसने बता दिया।
should the circumstance of any areas in which this act or any specified provision thereto, और जरूरी नहीं है thereof, जरूरी नहीं है कि पूरा एक्ट ही उस एरिया पे एप्लीकेबल नहीं है, कुछ सेक्शन भी हो सकते हैं कि उस एरिया पे एप्लीकेबल ना हो। अगेन जहां टाइम लगेगा मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, ये खुद ही बताता है, तो वहां ही जाके हम ये बताएंगे कि किस एरिया को ये एक्सक्लूड कर रहा है और क्यों कर रहा है। एनी स्पेसिफाइड प्रोविजन देयरऑफ, या इसकी कुछ हिस्सा, कुछ प्रोविजंस, कुछ रूल्स जो है वो लागू नहीं होंगे। हैज बीन ब्रॉट इनटू फोर्स बी सच दैट इन द ओपिनियन ऑफ द गवर्नमेंट दैट प्रोविजंस, अब प्रोविजन की बात, प्रोविजन का एक स्टिपुलेशन भी प्रोविजन को कहते हैं, सेक्शन, प्रोविजंस, ऑर्डर और एनी अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट इज अनसूटेड देयरटू, बात क्या करता है कि सूटेड नहीं है, अनसूटेड देयरटू, उस एरिया के लिए गैर मुनासिब हैं, मौजू नहीं है, मौजू मुनासिब। गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन, अब क्या करेगी गवर्नमेंट, नोटिफाई करेगी, नोटिफिकेशन, अब नोटिफिकेशन को अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चूंकि सेक्शन 1 सब क्लास 3 जो है वही इंपावर कर रही है अबिड एक्ट की, अबिड लॉ की, इसी एक्ट की। ठीक है, हो गया सर। The area from the operation of such provisions and thereupon those provisions shall not apply to such area until the notification is rescinded। ठीक, अच्छा उसने अभी सिविल जज के एग्जाम आया, उसने व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन रिसेंट, रिसियन एंड कैंसिलेशन, दोनों में क्या फर्क है? तो ये छोटी छोटी बातें वो पूछता रहता है। रिसेंट होता है जी एनल कर देना, एब्रोगेट कर देना, मनसूख कर देना, रिवोक कर देना, रिपील कर देना, कैंसिल कर देना, रिवर्स बैक कर देना, ये हैं सारे इसके रिसेंडिंग। वाइडेड, वाइड, VOIDED, पिछले दिनों लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड वाइडेड सो एंड सो, यानी इस एक्ट को, इस लॉ को, इस रूल को, रूलिंग को, तो वाइडेड, VOIDED, डिवाइडेड। टू कहता है जी while such exceptions as aforesaid remain in force, government may frame rules for the regulations of the matter so expected so far as may be। अब वो कहता है जी रूल्स भी गवर्नमेंट क्या करती है, इसे बना सकती है। the rules shall be consist with the provisions of this act। अब हर वो लॉ जो या रूल या जनरल क्लास एक्ट बहुत खूबसूरत है जी इस हवाले से कि वो कहता है कि अगर कोई अदारा कोई एक्ट बनाता है, किसी एक्ट के नीचे एक्ट बनता है, रूल बनता है, ऑर्डर बनता है, बाई लॉज बनते हैं, खास करके बाई लॉ की बात करता है, तो वो कहता है कि बाई लॉज भी उस मेन एक्ट से कंट्राडिक्टरी नहीं होने चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहे होने चाहिए, मेन एक्ट के साथ मुतसादम नहीं होने चाहिए, मुतसादम। ठीक, कॉन्फ्लिक्ट करना, कंसिस्टेंट होना, वो कहता है जी कंसिस्टेंट हो, मुताबिकत रखता हो, मुफाहमत रखता हो, उस जैसा हो। इनकंसिस्टेंट, गैर मुताबिकत, तो वो कहता है कंसिस्टेंट with the provision of this act and shall specify the period for which such exception shall remain in force again। और यहां ये भी बात करेगा अगेन कि ये नोटिफिकेशन मैंने कहा कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू टाइम एंड अगेन, टाइम टू टाइम जारी करता रहता है। अभी चल के आगे चल के इसी में ये लफ्ज है इस्तेमाल हुआ है जो मैं कर रहा हूं कि टाइम एंड अगेन एंड टाइम टू टाइम, तो इसका क्या मतलब है ये आगे चल के। अच्छा ये भी आता है और आया था कि व्हाट इज डिफरेंट टाइम एंड टाइम टू टाइम एंड अगेन। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो यहां अवेलेबल होंगी, आपको मिलेंगी। सेक्शन 3 कहता है सर एक्सक्लूजन ऑफ सर्टेन लैंड फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ दिस एक्ट।
क्यों करता है जी, एक्सक्लूड कर दिया। अभी मैंने पहले बोला कि आगे चल के ही सेक्शन इसको बताया गया कि कुछ एरिया वो कहता है एक्सक्लूड कर दिया जाता है, एक्सेप्ट कर दिया, ए से नहीं ई से, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट नहीं, एक्सेप्ट कर दिया जाता है, एक्सक्लूड कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, ओमिट कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, एनल कर दिया जाता है। किस एरियाज को? एक्सक्लूजन ऑफ सर्टेन लैंड्स फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ दिस एक्ट मीन ये लागू नहीं होगा, ऑपरेशन नहीं होगा इसका, किसका? लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 का। एक्सेप्ट सो फार एज मे बी नेसेसरी फॉर द records रिकवरी एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विलेज सेस। हाँ, अगर वो कहता है कि इस काम के लिए एक्सेप्ट सो फार एज नेसेसरी, कि ये जरूरी हो, तो क्या है जी? मे बी नेसेसरी फॉर records रिकवरी एंड एडमिनिस्ट्रेशन विलेज सेस or for purpose of survey, nothing in this act apply to land which is occupied। अब स्वाय उसके कि जो लैंड की सेस करना है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन करना है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है, कुछ रिकवर करना है, नहीं लागू होगा। नथिंग इन दिस एक्ट अप्लाई, ये एक्ट में कुछ भी लागू नहीं होगा। टू लैंड which is occupied as the site of town or village, यानी कि जहां जो टाउन का एरिया है वहां लैंड रेवेन्यू एक्ट नहीं होगा जी। जो विलेज का एरिया है, कंटोनमेंट का एरिया है, उसमें नहीं लागू होगा। ठीक, हाँ, अगर ऊपर उसने बताया कि उसकी कुछ उसको एडमिनिस्ट्रेशन करनी है, उसे मेंटेन करना है, ये तो टाउन और विलेज की बात की, टाउन और विलेज एक ही बात हो गई। आगे चल के दूसरी बात करता है, एंड इज नॉट असेस्ड टू लैंड रेवेन्यू, और लैंड रेवेन्यू के पर्पज से जिसकी असेसमेंट नहीं होती। प्रियम्बल में भी कहा था कि क्या मकसद है असेस करना लैंड रेवेन्यू का, जिसका मालिया नहीं दिया जाता, जिसका मालिया लैंड रेवेन्यू नहीं दिया जाता। आगे सर इसका 3 का 2 कहता है जी, सेक्शन 3 सब क्लास 2, it shall be lawful for the collector acting under the general or special order of the board of revenue। अब अगेन जनरल ऑर्डर क्या है? जो ऑलरेडी एक ऑर्डर चल रहा है और स्पेशल नोटिफाइड किया गया है, स्पेसिफाई किया गया है, एक्सक्लूड किया गया। कोई क्लैमिटी आ गई, फ्लड आ गया और कुछ अनसर्टन हालात आ गए, इमरजेंसी आ गई, जैसे कि पिछले दिनों उन्होंने कहा कि ये जी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ये नोटिफाइड किया कि ये छुट्टियां हो रही हैं या ये काम नहीं हो रहा है, क्योंकि AQI इंडेक्स बहुत आगे चला गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर का जो रिपोर्टेडली दुनिया में एक टॉप लेवल पे चला गया, जो कि एक नॉर्मल जो है वो 100 से 150 होना चाहिए, और ये 500 तक चला गया। अपर माल पे 525-30 तक भी रिकॉर्ड हुआ। बहरहाल जी, वो कहता है तो फिर उस वक्त ये नोटिफिकेशन आया कि ये डेट्स पे छुट्टियां रहेंगी, ये डेट हॉलीडे रहेंगे, ये एक्सेप्शन होगा। तो ये कहता है कि ये इस तरह के कोई स्पेशल सर्कमस्टेंस में अगर कोई नोटिफाइड किया जाता है एरिया, और ये होता रहता है, कहीं फ्लड आ जाता है, बहुत से एरिया जो है एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है असेस से, रेवेन्यू से, ठीक, और बहुत से एरिया पे एप्लीकेबल ज्यादा कर दिया जाता है कि वहाँ बाज दफा कोई चीज नहीं आ जाती है, कोई वहां से मिनरल निकल आता है, ठीक, एक्सट्रैक्ट होता है। तो इस सूरत में वहां ये आम हालात नहीं रहेंगे। जो आम जमीन आज नजर आ रही है, हो सकता है 4 साल बाद वो बहुत प्रेशियस लैंड हो जाए, बहुत कीमती हो जाए, कहीं वो उसमें कहीं कोई मिनरल निकल आए, या उसमें कोई कई ऐसे एरियाज में आप रिपोर्ट हुआ जैसे कि हमारे यहाँ सराउंडिंग में चन्योट ETC सराउंडिंग में ऐसे वाकयात या ऐसी चीजें जो हैं रिपोर्टेड हुई। फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू टू डिटरमाइंस फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट व्हाट लैंड्स आर इंक्लूडेड विद इन द साइट ऑफ टाउन और विलेज। अगेन जी ये भी उसने कहा कि ये नोटिफिकेशन के थ्रू होगा। कौन कह रहा है? लैंड रेवेन्यू एक्ट। अब हाँ, अगर मैंने कहा कि उसने कहा, अब मैंने मुबहम कर दिया, अगर कोई कंटिन्यू नहीं है पूरे सारे
इस लेक्चर से, तो उसने किसने कहा? ठीक, तो इसी को ही मैंने गलती से यहाँ मैंने एक दफा इसे राउंड ब्रैकेट में कह दिया, हालांकि स्क्वायर ब्रैकेट का यूज था न्यूज़पेपर को करता है। तो अब उसने, अगर मेरी बात को वो लिखेगा राइटर, तो उसने कहा, किसने कहा? लैंड रेवेन्यू एक्ट ने स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल करेगा कि वो कहता है, या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहता है। अब उसने स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल की तो बीच में डाल दिया बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। किसने? राइटर ने। कोई भी राइटर है अगर वो लिख रहा है, और इसी तरह उसने स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल किया और उसने कह दिया यहाँ के लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 कह रहा है। हालांकि मैं एक्ट को बार बार नहीं कह रहा, लेकिन समहाउ उस क्लैरिफाई करने के लिए, उस अबहाम को दूर करने के लिए, क्योंकि बिकॉज के जो बंदा बात कर रहा होता है वो पूरे पिछले कंटेक्स्ट के साथ उस सारी बात को बात कर रहा होता है, या किसी के सवाल के जवाब में वो बात कर रहा होता है, तो वो फैक्ट्स जो है, या वो जो खास चीजें हैं, रिफ्यूजीज हैं, कोई और चीजों की बात हो रही है, तो इनह्यूमन ट्रीट नहीं होंगे, कौन रिफ्यूजीज, अब रिफ्यूजी का बात नहीं हुई तो उसने अखबार में लिख दिया। इस तरह की जो बातें हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट के इस्तेमाल में करते हुए वो कर देता है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट wetlands आर इंक्लूडेड विद इन द साइट्स ऑफ टाउन और विलेज। अब वो कहता है जी कौन सी लैंड है वो खुद डिटरमिन करेगा, एंड टू फिक्स एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगेन रिसेंट पेपर में, ये कंपैरेटिव पेपर में आया था कि डिफरेंट है। व्हाट इज द डिफरेंस वर्सेस टाइम टू टाइम, टाइम एंड अगेन। तो टाइम टू टाइम, टाइम एंड अगेन क्रैमिंग कर लें, हो जाएगा। जिसका रट्टा अच्छा है, अगर आपका रट्टा अच्छा है, किसी का रट्टा अच्छा है, तो वो हो जाएगा। लेकिन इतनी ज्यादा चीजें, इतना कुछ रटना कन्वेंशनल तरीके से नहीं आता, आपको अनकन्वेंशनल तरीके से आना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि हमने एआई का यूज इन एजुकेशन में पिछले दिनों देखा, तो आपको इस एआई टेक्नोलॉजी के साथ माइंड को भी उस तरह इवॉल्व करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, और स्टडी को भी उस तरह करना पड़ेगा। जैसे कि उसने अभी सिविल जज में पूछ लिया कि वाट, ये बल्ब कितने वाट का है, इस्त्री कितने वाट की है, वाट्स इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस कितने वाट के हैं। तो वाट किस बंदे ने लिखा? जॉन वाट। कुछ दिन में पहले मैं बात कर रहा था, तो ये जो एक वाट एक बंदा था, उसके नाम से ये इकाई है। तो उसने सिविल जज के एग्जाम में पूछ लिया, हालांकि सिविल जज के एग्जाम में उसका क्या मकसद था, वजह ये नहीं है। वजह ये है कि अगेन के एक फिक्रा मैं कहता हूं, जैसे कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नॉन, बट ये कह रहा है जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ वन, कि आप हर तरह का आपको इल्म हो, लेकिन आप स्पेसिफाई एरिया का भी इल्म हो, और उसके साथ सिर्फ जस्ट स्पेसिफाई ना हो, बल्कि आपको जैक ऑफ ऑल ट्रेड भी हो। अच्छा जी, वो कहता है जी टाइम टू टाइम, मैं यहां बताऊंगा जी टाइम टू टाइम। ठीक है जी, इसको कहता है, और दो वर्ड के साथ ही कनेक्टेड वर्ड आ रहे हैं। मैं एक दफा इस एक्ट को पढ़ लूं और फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। wetlands are included within the sites of towns or villages, and to fix and from time to time to vary the limits of the same, regard being had to all the subsisting rights of the land owners। अब लैंड ओनर के राइट्स के बारे में वो कहता है कि टाइम टू टाइम ये जो है बार बार किया जाएगा, अपना टाइम टू टाइम किया जाएगा। क्या इसको किया जाएगा, लिमिट्स की जाएंगी, और टू ये है वेरी, VAR वेरी द लिमिट्स ऑफ द सेम रिगार्डिंग बीइंग हैड टू ऑल द सबसिस्टिंग राइट्स ऑफ द लैंड ओनर्स। तो जो ये मुख्तलिफ तब्दीली करता रहेगा लैंड ओनर के राइट्स के बारे में। अच्छा, यहाँ अगर हम यहाँ देखेंगे कि थोड़ा सा इंग्लिश और ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो टाइम टू टाइम कहता है जी कभी कभार, एंड टाइम एंड अगेन बार बार। टाइम टू टाइम लिख ले सर, टाइम टू टाइम, सम टाइम, ओकेजनली, कभी कभार। ठीक है जी, और बात करता है टाइम एंड अगेन, रिपीटेडली,
अगेन एंड अगेन, बार बार, ये है दोनों में फर्क, कंफ्यूज वर्ड है, ठीक, इसको पूछता है। इसी तरह करता है वेरी, VARY, वेरी, वेरी और वेरी, वेरी, VERY, वेरी, वेरी एब्सोल्युटली यही, तो जिसे कि VERY, वेरी, एब्सोल्युटली, एग्जैक्टली, एक्सट्रीमली, जैसे हम कहते हैं वेरी हार्शली, वेरी हार्शली, एक्सट्रीमली उसने क्या हार्श तो किया, वेरी हार्शली, बहुत एक्सट्रीमली किया। अब वेरी है, ये वेरी, 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 वेरी होता है VAR, वेरी, थोड़ी सी इनकी प्रोनाउंसिएशन में भी फर्क है, जैसे एक्सेप्ट और एक्सेप्ट की प्रोनाउंसिएशन में हमने फर्क देखा, इसी तरह VER वेरी और VAR वेरी, वेरी डिफर करना, मुख्तलिफ करना, चेंज करना, अल्टर करना, ठीक है जी। तो फिर कहते हैं जी एंड टू फिक्स एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और कभी कभार टू वेरी द लिमिट्स ऑफ सेम, तो विलेज और टाउन की लिमिट्स को बदलता रहेगा। कौन? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, रिगार्डिंग रिगार्ड बीइंग had to all the subsisting rights of the लैंड ओनर्स, और रिगार्ड किया जाएगा कि जो लैंड ओनर के सबसिस्ट मौजूदा लैंड ओनर हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करते हुए उनके राइट्स इन्फ्रिंज ना हो। तो आज हमने जी इसके जो प्रियम्बल से लेके सेक्शन 3 की है, और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसका चलेंगे जी डेफिनेशन, बहुत अहम है। डेफिनेशन के साथ बताएंगे कि एक वर्ड जो जनरल आ रहा है वो नहीं, जो यहाँ आ रहा है उसकी ही डेफिनेशन चलेगी। तो नेक्स्ट हम करेंगे सर सेक्शन 4 से लेके, सेक्शन 4 ही इनफ है, बहुत सी डेफिनेशंस हैं ये जो देता है, सेक्शन 4 ही करेंगे जी। थैंक यू सर।